जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम एंड इट रिलेशनशिप, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम डिस्कस कर रहे थे। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये हमारे साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने जो कॉग्निटिव फंक्शंस है जो कि एबनॉर्मल हो चुके होते हैं तो उसको नॉर्मल करते हैं। तो जब हम कॉग्निटिव फंक्शन को नॉर्मल करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल की तरफ आता है। तो इस तरह की थेरेपी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसी तरह से कॉग्निटिव और बिहेवियर का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके हवाले से भी हमने काफ़ी बातें की थी, डिस्कशन की थी। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हमारे साथ जो टाइप्स है उसको भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ 2-3 टाइप हमने डिस्कस किए हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग तक हमने इस यूनिट को डिस्कस किया हुआ था। आज जो है इसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग ये असल में हमारे साथ कॉग्निटिव बेस्ड प्रोसेस है with core philosophy they draw heavily from cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy की तरह structured cognitive behavior training assert that behavior is inextricably related to beliefs, thoughts, and emotions. Structured cognitive behavior training also build on core cognitive behavior therapy philosophy by incorporating other well-known modalities in the field of behavior, health, and psychology. अच्छा जी, स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग जो है ये भी असल में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक किस्म है, ठीक है, जिसमें ये बात आपको बताई गई है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या जो स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ठीक है, तो इसमें भी जो है ये बात की गई है कि हमारे बिलीव, हमारे जो थॉट्स और इमोशन है ये बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर को क्या करती है, मुतासर करती है। और इसके हवाले से मैंने आपको स्टार्ट में वन बाय वन बताया भी था कि बिलीव्स का हमारे थॉट्स के साथ क्या ताल्लुक है। हम जो सोचते हैं तो हमारे सोचने की वजह से हमारे फीलिंग्स किस तरह से मुतासर होती है और हमारे फीलिंग्स के मुतासर होने की वजह से हमारा जो बिहेवियर है उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताई थी। अगर आप उसको भूल चुके हैं तो काइंडली उस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको दोबारा से वो याद आ जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि जो हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर को क्या करती है, मुतासिर करती है। मोस्ट नोटेबली एल्बर्ट एलिस रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा जो एल्बर्ट एलिस थे तो इन्होंने भी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग डिफर फ्रॉम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन टू डिस्टिंक्ट वे। इसी तरह से हमारे साथ जो स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग है ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से दो तरीकों की वजह से या दो चीज़ों में जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। अब वो दो बातें क्या है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें पहली बात हमारे साथ जो है वो ये है कि structured cognitive behavior training is delivered in a highly regimented format. हाईली regimented format के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ एक ऐसा फॉर्मेट होता है, एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें हर एक स्टेप को हम जो है प्रॉपर सीक्वेंस के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम पेशेंट को डील करते हैं जो कि मेंटली तौर पर रिटार्डेड होते हैं तो उनकी मेंटेलिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए हम डायरेक्टली उन पर कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट जो है अप्लाई नहीं करते, बल्कि पहले जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है सिंपल ट्रीटमेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं और सिंपल ट्रीटमेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। तो हाईली रिजिमेंटेड फॉर्मेट से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ एक ऐसी कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग है जिसमें हम स्टेप्स को बहुत ज़्यादा सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हैं और बगैर सीक्वेंस के कोई भी काम नहीं करते। जब एक काम हो जाता है तो एक काम के बाद दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा और इसी तरह से आगे जाते हैं कम्प्लेक्सिटी की तरफ, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो बात है
वो ये है कि स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग इज अ प्री डिटरमाइंड एंड फाइनाइट training process that become personalized by the input of the participant. Structured cognitive behavior training ये असल में हमारे साथ एक प्री डिटरमाइंड और फाइनाइट ट्रेनिंग प्रोसेस है। प्री डिटरमाइंड से मुराद ये है कि पेशेंट को पहले से जो है इन्फॉर्म किया जाता है या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनको पहले से जो है इस ट्रीटमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है, उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इस ट्रेनिंग में हम पेशेंट के साथ इस तरह का जो है बर्ताव करेंगे या इनको जो है इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उनको पहले से जो है क्या किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है और फिर जब इन पर ये ट्रेनिंग अप्लाई की जाती है तो इसको इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, तो वो फिर इसको पर्सनल लेने लगते हैं, इसको जो है पर्सनलाइज करने लगते हैं। ठीक है, मतलब इसको एडजस्ट करना शुरू कर लेते हैं और इसी तरह से वो जो है फिर अपने जो बिहेवियर है वो फिर इन्हीं स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग को फॉलो करते ही करने लग जाते हैं। स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग इज डिजाइंड टू ब्रिंग अ पार्टिसिपेंट टू अ स्पेसिफिक रिजल्ट इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग में दूसरी बात यह है कि इसमें पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट से मुराद ये है कि जो पेशेंट है उनको एक खास टाइम पीरियड दिया गया होता है। ठीक है, कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है हमने इस पेशेंट को डील करना है और इनको एक स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ जो है लाना है। ठीक है, या तो इस खास टाइम पीरियड के दौरान इनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। पॉजिटिव चेंजेस तब आएंगे अगर हमारे जो ट्रेनिंग मेथड है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, और हम उसको ऐसे अंदाज से करें जिससे हमारे पेशेंट जो है हमारे साथ कोऑपरेशन करे, तो फिर हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारी जो थेरेपी है वो फिर क्या होगी, इफेक्टिव होगी, फ्रूटफुल होगी। Structured cognitive behavior training has been used to challenge addictive behavior, particularly with substances such as tobacco। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो नशा आवर जो नशाई लोग होते हैं तो उनके नशे की जो आदत है उसको ख़त्म करने के लिए भी हम एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जो नशाई होते हैं तो उनको नशे से हटाने के लिए हम उन पर एकदम से नशा रोकते नहीं हैं, नशा जो है उन पर बंद नहीं करते, बल्कि उनको वो नशे की चीज़ें देते हैं लेकिन उसकी जो डोजेज है, उसकी जो अमाउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता हम कम करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक नशाई है वो स्टार्ट में जो है 50 मिलीग्राम जो है वो नशा लेता है। ठीक है, और अब वो ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है कि ये नशे की जो आदत है वो मुझसे चली जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उनको एकदम से 50 मिलीग्राम जो है नशा उनको स्टॉप नहीं करवाएंगे, बल्कि 50 की जगह फिर हम उनको 45 मिलीग्राम जो है वो नशाई चीज़ें जो है वो देंगे। ठीक है, तो 45 के बाद फिर हम उसको मजीद कम करेंगे, 40 को लाएंगे, फिर 40 से 35, फिर 35 से 30, फिर इसी तरह से 25, फिर 20, 15, 10, 5 और फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनकी जो नशाई आदतें होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो बंदा जो कि जिस नशे का आदी हो चुका था उसकी वो आदत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऐसे बिहेवियर्स को भी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं जिसके लोग आदी बन चुके होते हैं, जैसे कि टोबैको का इस्तेमाल करना, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की किस्म है जिसमें हम लोगों को नशा आवर चीज़ों की जो आदी होते हैं उनकी जो आदत है वो ख़त्म कराते हैं। तो ये हमारे साथ स्ट्रक्चर कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोसेस है। ठीक है, मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी। मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी क्या है? मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी ये भी हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक किस्म है, यूज्ड टू हेल्प फेलन ओवरकम एंटी सोशल पर्सनैलिटी। मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी, मोरल रिकॉग्निशन थेरेपी क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक किस्म है। ठीक है, इसको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? इसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर औकात देखे होंगे ऐसे लोग
जो कि दूसरे लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं और दूसरे लोगों के साथ उनका मिलना जुलना जो है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसी लोगों को हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग कहते हैं कि ये लोग जो है दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते और दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी जो है इनको अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से इनके लिए जो थेरेपी की जाती है तो उस थेरेपी को क्या कहते हैं, मॉरल रिकग्निशन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इट इज जनरली इम्प्लीमेंटेड इन अ ग्रुप format because of the risk of offenders with antisocial personality disorders. Being given one-on-one therapy reinforces narcissistic behavioral characteristics and can be used in correctional or outpatient setting. ग्रुप यूजुअली मीट वीकली फॉर 2 to 6 months, ठीक है। इसी तरह से जब भी हम मोरल रिकग्निशन थेरेपी देते हैं पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हुए हो, तो इनको जब हम थेरेपी देते हैं तो थेरेपी जो है इसको हम अकेले एक नर्स जो है उनको थेरेपी नहीं देते, बल्कि इनको जब हम थेरेपी देते हैं तो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। पेशेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं या टीम मेंबर्स, हेल्थ केयर टीम मेंबर जो है एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो अपने पेशेंट को भी उस ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पर वो बातचीत करते हैं और पेशेंट की जो एंटी सोशल करेक्टरिस्टिक्स है उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसको ग्रुप में इस वजह से भी किया जाता है क्योंकि पेशेंट बताते खुद वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि ऐसे पेशेंट जो है वो क्या करे, वो रूटली बिहेव करे, वो हेल्थ केयर मेंबर्स पर जो है अटैक कर दे और उनको नुकसान पहुंचाए या अपने आप को नुकसान पहुंचाए। तो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स अपने आप को बचाने के लिए और अपने जो पेशेंट है उनको किसी भी किस्म के मसले में जो है उसमें मसले से दो चार होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ग्रुप में जो है इनको थेरेपी दी जाती है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स इनके साथ डिस्कस किए जाते हैं और इस तरह से इनकी जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो मोरल रिकग्निशन थेरेपी है तो इसको जो है तकरीबन 2 से लेकर 6 महीनों के लिए जो है हर वीकली जो है ये सेशन इस पेशेंट के साथ किए जाते हैं जिसमें इनके साथ मुख्तलिफ टीम मेंबर जो है वो मिलजुल कर इनके साथ बातचीत करते हैं। फेलन का क्या मतलब है, फेलन ओवरकम मतलब ये हमारे साथ एक थेरेपी है जिसके ज़रिए हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब वो पेशेंट जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हुए होते हैं तो हेल्प फेलेंस ओवरकम। फेलेंस मतलब वो लोग जो कि एंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हुए होते हैं, उसमें मुब्तला हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ये थेरेपी यूज़ करते हैं। फेलन मीन जो कि इसका शिकार हुए हो इस प्रॉब्लम का, सही है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो अगली किस्म है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस इनकुलेशन ट्रेनिंग। स्ट्रेस इनकुलेशन ट्रेनिंग, this type of therapy uses a blend of cognitive, behavioral, and certain humanistic training techniques to target the stressors of the client. डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इनकुलेशन ट्रेनिंग ये असल में हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम सिर्फ एक जो ट्रेनिंग टेक्निक है उसको यूज़ नहीं करते बल्कि एट अ टाइम 3 किस्म की ट्रेनिंग जो है हम अपने पेशेंट पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसमें एक हमारे साथ कॉग्निटिव, दूसरा हमारे साथ बिहेवियर और तीसरा हमारे साथ सर्टन ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग होती है। तो इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों चीज़ों के टेक्निक्स को मिक्स करके स्टूडेंट्स के जो स्ट्रेस होते हैं, जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो स्ट्रेस में पड़े हुए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हुए होते हैं, तो उन स्ट्रेसर्स को टारगेट किया जाता है और उन स्ट्रेसर्स को कम से कम किया जाता है। क्योंकि जब तक हम पेशेंट के स्ट्रेसर्स को कम नहीं करेंगे, ठीक है, उस
वो जो है स्ट्रेस से नहीं निकलेंगे, वो डिप्रेशन से नहीं निकलेंगे। सो डिप्रेशन से निकालने के लिए, उनके स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो है हम रिमूव करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो है हम ख़त्म करेंगे जिसकी वजह से वो पेशेंट स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हुए हो। तो इस स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और सर्टन ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग टेक्निक्स को मिलकर क्या करते हैं, पेशेंट पर अप्लाई करते हैं और इसके ज़रिए हम पेशेंट के स्ट्रेसेस, वो तमाम बातें जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हुए हो, तो उन तमाम बातों को हम ओवरकम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस से निकल जाए, डिप्रेशन से निकल जाए। This usually is used to help certain clients better cope with their stress or anxiety after stressful event। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग है, इसको ख़ास तौर पर हम उन सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं जब पेशेंट किसी रिसेंटली किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से जो है गुजरे हुए हो। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, ठीक है, किसी अजीज तरीन की जो है डेथ हुई हो, जिसकी वजह से वो इंतहाई डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले गए हो। तो इस स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर निकालने के लिए, उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए भी हम स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इसके हवाले से जो एमसीक्यूज आएंगे तो वो इसी तरह से आएंगे कि आपसे पूछेंगे कि स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग जो है ये हम किस तरह की डिजीज़ या किस तरह के एबनॉर्मल कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपने उस ऑप्शन में फिर करेक्ट मार्किंग करनी होगी। ठीक है, जितनी भी अब तक हमने डिस्कशन की है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के टाइप्स के हवाले से, तो सारों के हवाले से इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। सही है, मजीद आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, और अपने पेशेंट की जो कंडीशन है उसको बेहतर तरीके से उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ एक्टिव आती है। व्हाट इज़ एक्टिव? एक्टिव मीन जब आप पेशेंट को थेरेपी दे रहे हो तो आप पेशेंट को ऐसे अंदाज से ट्रीट करें कि वो पेशेंट जो है आपके साथ थेरेप्यूटिक प्रोसेस के दौरान कोऑपरेट करे। ठीक है, वो आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हो आपके थेरेपी के दौरान। तो इससे बहुत कुछ लर्निंग के लिए उस पेशेंट को मिलेगा और आपकी जो थेरेपी है वो भी इफेक्टिव रहेगी। सो द क्लाइंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन अ थेरेप्यूटिक प्रोसेस नॉट एज एन ऑब्जर्वर or as an occasional visitor but as a core and key participant। ठीक है, इसमें आपके जो क्लाइंट है वो ना सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर या ओकेजनल विजिटर के तौर पर जो है आपके थेरेप्यूटिक प्रोसेस में आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, बल्कि वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से हर एक काम को जो है वो जो है बखूबी उसको पूरा भी करेंगे। आप उनको टास्क देंगे और वो टास्क जो है आप अपने पेशेंट से कंप्लीट करेंगे, उनसे करवाएंगे। तो इस तरह से आपके जो पेशेंट है वो आपके साथ एक्टिवली थेरेपी के दौरान जो है इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह से उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो क्या होगी, वो यूज होगी और उनकी थिंकिंग और बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएंगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो हमारे साथ एलिमेंट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, वो है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल में हम क्या करते हैं, द थेरेपिस्ट नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्पिंग to motivate the client toward a change in behavior, effect, or thinking. The therapist must be able to set up the format and rationale for the client to consider change of value। ठीक है, इस एलिमेंट में, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो ट्रीटमेंट पेशेंट को देने वाले होते हैं, तो वो अपने पेशेंट को क्या करते हैं, अपने पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी बिहेवियर में, आपके इफ़ेक्ट्स में, मतलब थिंकिंग में और आपकी जो इमोशन है उसमें चेंजेस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे, कुछ ऐसे प्रोसीजर करेंगे जिसके बाद आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं
उसमें काफ़ी खातिर ख्वाह चेंजेस आएंगी। तो आपने इन चेंजेस को लेकर घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि ये नॉर्मल बिहेवियर होंगे, नॉर्मल कंडीशन होगी। तो आपने जो है इस कंडीशन को जो है सिंपल लेना है और आपने किसी किस्म की एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार नहीं रहना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, उनको जो है पहले से बताते हैं कि आपके लिए ये मॉडिफिकेशन आपके बिहेवियर में लाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से हम उनको बताएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो हमारे साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के दौरान कोऑपरेट करे, ठीक है, और हमारे साथ हमारे स्टेप्स को क्या करें, फॉलो करते रहें। मजीद हमारे साथ जो अगला एलिमेंट है वो है डायरेक्टिव। द थेरेपिस्ट मस्ट बी एबल टू डेवलप अ ट्रीटमेंट प्लान एंड देन टू हेल्प द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड, कंट्रीब्यूट टू एंड सी द ट्रीटमेंट प्लान एज अ टेम्पलेट फॉर चेंज। इसके अलावा थेरेपिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने क्लाइंट को अपने ट्रीटमेंट प्लान के हवाले से क्या करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको बताएंगे कि हम अपनी ट्रीटमेंट के दौरान आपके साथ किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, अपने हमारी जो ट्रीटमेंट प्लान है वो क्या है, किस तरह से हम आपको थेरेपी जो है प्रोवाइड करेंगे, आपको आया तकलीफ होंगी या नहीं होंगी, आप किस तरह के सिचुएशन को फेस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हम उनको क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और इसी तरह से उनको हम एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वो पूरी तरह से हमारी जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको अंडरस्टैंड कर सके और अंडरस्टैंड करने के बाद वो हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करे, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, डायरेक्शन में देते हैं, मतलब डायरेक्शन में उनको हम इन सारी चीज़ों के हवाले से बताते हैं। फिर हमारे साथ जो अगला एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, कॉग्निटिव बिहेवियर इज स्ट्रक्चर्ड इन टू वेज। फर्स्ट, द ओवरऑल थेरेपी फॉलो स्ट्रक्चर दैट अप्रोक्सीमेट्स द ट्रीटमेंट प्लान। सेशन हैव आइडेंटिफिएबल बिगिनिंग मिडल एंड एंड। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये हमारे साथ मुकम्मल एक प्लानिंग के मुताबिक हो रही होती है। मिसाल के तौर पर जब हम एक पेशेंट को क्या करते हैं, डील करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले हम पेशेंट के प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, उनकी असेसमेंट करके डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग करके फिर हम उसको अपने पेशेंट पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी इवाल्वेशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि आया हमने अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से फॉलो किया हुआ है या नहीं। और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट हमने अपने पेशेंट को दी है अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग, तो आया उससे हमारे पेशेंट की जो कंडीशन है उस पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं, उसमें चेंजेस आए हुए हैं या नहीं। तो स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जो भी हम उनको केयर दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ एक प्रॉपर प्लानिंग के मुताबिक होती है, ठीक है, जिसका एक शुरुआती पॉइंट भी होता है, दरमियानी पॉइंट भी होता है और लास्ट पॉइंट भी होता है, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? हेलो। कोलेबरेटिव, कोलेबरेटिव से क्या मुराद है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को कि नहीं? तो एक स्टूडेंट कह रही है कि बहुत गंदा, तो मतलब उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, खैर थोड़ी थोड़ी आ रही है, इसको जब आप दोबारा से देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको इसकी मुकम्मल समझ आएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिव रहना है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी लेक्चर को सुन रहे हैं तो वो लेटे हुए होंगे। तो लेटने के बजाय जो है आप सीधा बैठ जाए, ठीक है, टेक लगा कर बैठ जाए और लेक्चर को सुने ताकि आप जो है चीज़ों को समझ जाए, ठीक है। अगर आप लेट के सुनेंगे तो फिर आपको नींद भी आएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ है ही इतनी खूबसूरत कि बंदे पर जो है वो नशा छा जाता है नींद का। कोलेबरेटिव, कोलेबरेटिव किसे कहते हैं, कोलेबरेटिव से मुराद कोलेबरेट करना मतलब ताउन करना। सो therapeutic collaboration cannot be 50 by 50.
For severe depressed client, the possibility to generate 50% of therapeutic effort is impossible. Initially, the collaboration may be 90 by 10. For each client, the therapist must evaluate the client ability and motivation for the therapy. कोलेब्रेशन के हवाले से कहते हैं कि ऐसे पेशेंट जो कि सेवियर डिप्रेशन का शिकार हुए हो तो उनके लिए 50/50% कोलेब्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बल्कि नामुमकिन होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पेशेंट जो है वो आपके साथ मतलब 90 में जो है 10% भी आपके साथ कोलेब्रेट करते हैं तो इस दौरान जो है थेरेपिस्ट क्या करेंगे, थेरेपिस्ट ये कोशिश करेंगे कि वो अपने क्लाइंट की जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं और उनकी जो मोटिवेशन लेवल है उसकी क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसकी इवाल्युएशन करेंगे ताकि थेरेपिस्ट को जो है ये पता चले कि पेशेंट जो है वो कितने परसेंट जो है अपनी थेरेपी के लिए जो है दिलचस्पी ले रहे हैं, कितनी परसेंट जो है वो इंटरेस्टेड है इस थेरेपी में। तो जब हमें इसके बारे में पता चलेगा तो फिर हम इसके मुताबिक क्या करेंगे, अपने पेशेंट को डील करेंगे और उनको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की अगली एलिमेंट ये है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या करते हैं, पेशेंट को केयर देते हैं और उनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए हम उनको क्या करते हैं, उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकसेस ऑन डिस्क्रीट प्रॉब्लम्स रेदर देन वेग एंड amorphous goals of the feeling good, getting better or increasing self-esteem। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं जिसका सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट जो है वो आपको कहें कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये कंडीशन उनकी जो है सिर्फ वो वक्ती हो, टेम्पररी हो, ठीक है, या उस सिचुएशन की वजह से वो आपको इस तरह कह रहे हैं तो हम उनकी इस बात को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और पेशेंट का जो असल प्रॉब्लम है, जो असल मसला है उस पर हम फोकस करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जरिए। साइको एजुकेशन से क्या मुराद है, द थेरापिस्ट वर्क एज अ चेंज एजेंट many to problem that bring people therapy involve skills deficit. The therapist may have to teach by direct instruction, modeling and role playing. साइको एजुकेशन से मुराद ये है कि हमारे साथ जो थेरेपिस्ट होते हैं जो कि अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ये थेरेपिस्ट जो है एज अ चेंज एजेंट के तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और एज अ चेंज एजेंट के तौर पर रोल प्ले करने की वजह से इनके पास जो है ये एबिलिटी होती है, इनके पास जो है इतनी स्किल्स होने चाहिए कि वो अपने पेशेंट को ऐसे तरीके से क्या करे, ऐसे तरीके से डील करे कि वो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करे या जो थेरेपिस्ट है वो एज अ मॉडल के तौर पर अपने आप को जो है अपने पेशेंट के साथ प्रेजेंट करे और उनको जो है मुख्तलिफ तरीके आप खुद करते हुए उनको जो है बताए, उनको दिखाए कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो ऐसा होगा और आपके साथ इस तरह से होगा। मतलब यह है कि मुख्तलिफ रूल जो है थेरेपिस्ट बताते खुद उसको प्ले करते हुए अपने पेशेंट को क्या करते हैं, टीच करेंगे। तो इससे उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसमें खातिर ख्वाह चेंजेस आएंगी और उनको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके अलावा सोल्यूशन फोकस से मुराद ये है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होते हैं तो वो अपने पेशेंट के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हद दर्जे कोशिश करते हैं और उनके हर तरह के प्रॉब्लम के लिए जो है वो सोल्यूशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट वर्क विद द क्लाइंट ऑन जनरेटिंग सोल्यूशन, नॉट सिंपली गेन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम के सोल्यूशन उनके लिए निकालते हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन पेशेंट के लिए। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में थेरेपिस्ट जो है पेशेंट के प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है उसके लिए भी क्या करते हैं, कोशिशें करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। डायनेमिक्स
डायनेमिक से मुराद मोशन है, मूवमेंट है। So the dynamic level of cognitive behavior therapy is to help client to identify, understand and modify their schema. The schema are the basic template for understanding one world. Schema may be personal, religious, cultural, gender related, ठीक है। अब डायनेमिक लेवल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो डायनेमिक लेवल है, ठीक है, इसके ज़रिए हम क्लाइंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मतलब उनकी जो स्कीमा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा से मुराद ये है कि हर एक इंसान की अपनी एक क्या कहते हैं, अपनी एक दुनिया होती है, ठीक है, जिसमें वो अपना टाइम गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, या मैं जब रात को सोता हूँ तो सोने से पहले मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, वो फ्यूचर से रिलेटेड बातें भी होती है, ठीक है, पास्ट से रिलेटेड बातें भी होती है, प्रेजेंट से रिलेटेड बातें भी होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपनी एक दुनिया में मगन हो जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट की भी अपनी एक दुनिया होती है जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं, ठीक है, वो थिंकिंग करते हैं। तो डायनेमिक ये एक ऐसा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट की जो दुनिया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें हम उनके जो पर्सनल ज़ाती तौर पर वो किस तरह से सोचते हैं, मज़हब के हवाले से उनकी क्या ख्यालात है, उसके कल्चर के हवाले से क्या ख्यालात है, और अपने जेंडर के हवाले से क्या ख्यालात है, या इर्द गिर्द के जो दूसरे लोग हैं मेल फीमेल उनके हवाले से किस तरह से ये सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इसको फिर कंडीशन के मुताबिक चेंज करते हैं। इसके अलावा टाइम लिमिटेड, ईच थेरेपी सेशन शुड आइडियली स्टेन अलोन। A time limited focus is not a number of session but rather way of looking at therapy, ठीक है। टाइम लिमिटेड जो है हमारे साथ जितने भी थेरेपी सेशन होते हैं तो आइडियली जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हम एक दफ़ा करते हैं, मतलब एक दफ़ा करते हैं, इसका जो है एक ख़ास टाइम होता है। लेकिन जो टाइम लिमिटेड फोकस, इसमें हम टाइम पर जो फोकस करते हैं तो इसका इस पर फोकस करने का बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि हम पेशेंट के साथ जो है बहुत सारे सेशन करें, बल्कि इस पर जब हम फोकस करते हैं या टाइम के हवाले से जब बात करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अपनी थेरेपी को देखें कि किस तरह से पेशेंट जो है उनको थेरेपी मिल रही है, आया पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें चेंजेस आ रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, टाइम लिमिटेड सेशन के दौरान देखते हैं, ठीक है। तो टाइम का जो बुनियादी मकसद होता है, ठीक है, वो यही होता है कि हर एक सेशन के बाद हमें पता चले कि पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें चेंजेस आए हुई है या नहीं, उसमें किसी किस्म की तब्दीली जो है वो रोनुमा हुई है या नहीं। रेशनल ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हमारे साथ जो रेशनल है, ठीक है, जो रीज़न है वो क्या है। सो नेगेटिव इमोशंस आर एलिसिटेड बाय कॉग्निटिव प्रोसेसेस डेवलप थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग एंड टेम्परामेंट। पेशेंट के जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है, तो उन नेगेटिव इमोशंस को हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ज़रिए क्या करते हैं, उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस हम किस तरह से जो है क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए हम पेशेंट को जो है मुख्तलिफ ट्रेनिंग देते हैं, उनके बिहेवियर में जो है चेंजेस लाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम उनको सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, मतलब सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं उसमें चेंजेस आ जाती है। जब उसमें चेंजेस आ जाती है तो उनकी जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। सो एडवर्स लाइफ इवेंट इलिसिट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग विच इज़ व्यू एज द काजल फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एडवर्स लाइफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब आप पेशेंट की ज़िंदगी में कोई ऐसी इवेंट जो है गुजरा हुआ हो जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है नापसंदीदा हो, या उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए हो, तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं,
ऑटोनोमिक जितने भी प्रोसेसिंग होती है उसको क्या करती है, ख़त्म करती है। तो इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं और ये ही वो सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से पेशेंट की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, जो बिहेवियर है, उसमें क्या आती है, एबनॉर्मेलिटी आती है। जब हम इन सारे नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव एस्पेक्ट को ख़त्म करेंगे तो इससे पेशेंट की जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उसमें खातिर खा चेंजेस आएगी। सही है। कॉग्निटिव ट्रायड किसे कहते हैं? नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स सेंटर अराउंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ, अदर्स और फ्यूचर। ठीक है। कॉग्निटिव ट्रायड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक बंदा जो है, वो लोग जो कि मेंटली तौर पर थोड़े से कमज़ोर हुए हो या एबनॉर्मल हुए हो, तो उनके जो है तीन चीज़ों के हवाले से उनकी परसेप्शन होती है। एक तो वो अपने बारे में जो है नेगेटिवली सोचते हैं, दूसरा जो है वो दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग जो है मुझे नापसंद करते हैं, ठीक है, और लोग जो है हमेशा मुझे नापसंद करेंगे, और इसी तरह से बातें करते रहते हैं। और तीसरा ये कि उनके फ्यूचर के बारे में जो ख्यालात होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं। तो फोकस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बिलीव्स एंड डेवलपिंग रेशनल रिस्पॉन्सेज टू नेगेटिव ऑटोनॉमिक थॉट्स। ठीक है। तो कॉग्निटिव ट्रायड में हम क्या करते हैं? कॉग्निटिव ट्रायड में हम अपने पेशेंट के जो कॉग्निटिव बिलीव है, उनके जो ख्यालात होते हैं, वो चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बिलीव रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं चीज़ें उनके लिए। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से फिर इन चीज़ों के हवाले से उनके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न्स को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से जब हम उन रीज़न को फाइंड आउट करेंगे तो उसको फिर हम क्या करेंगे? उन रीज़न को फिर हम दोबारा से चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको हम दोबारा से जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जब हम उसको ठीक करेंगे तो इस तरह से खुद ब खुद पेशेंट की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, वो खुद ब खुद मुस्बत होना शुरू हो जाएगी। कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस। कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस ये क्या है? डिस्टोर्टेड appraisal follow themes relevant to the specific psychiatric condition. Psychological disorders are characterized by different psychological profiles. Depression, negative view of self, others, and future. Core belief associated with helplessness, फेलियर, इनकम्पिटेंस एंड अनलवेबिलिटी। ठीक है। अब कॉग्निटिव स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि हमारे साथ हाइपोथेसिस है, मतलब कुछ थ्योरीज है जिसमें कॉग्निटिव के हवाले से ख़ास बातें की गई है, मतलब मेंटल एबिलिटीज फंक्शन के हवाले से बातें की गई है। तो अब वो लोग जो कि जहनी तौर पर जो है एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो एबनॉर्मल होने की वजह से डिप्रेशन में वो किस तरह से अपने बारे में सोचते हैं, तो डिप्रेशन की कंडीशन में उनकी जो है अपने बारे में नेगेटिव ख्यालात होते हैं, इसी तरह से दूसरे लोगों के बारे में भी उनके नेगेटिव ख्यालात होते हैं और फ्यूचर के हवाले से भी इनके नेगेटिव ख्यालात होते हैं। और इसके पीछे जो बिलीव होती है तो वो यही होती है कि ये बंदे जो है अपने आप को हेल्पलेस, लाचार समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है अपने आप को जो है फेलियर समझते हैं, इसी तरह से नालायक समझने लगते हैं, और इसी तरह से ये लोग सोचते हैं कि हमारे साथ कोई भी जो है प्यार नहीं करता, हमें कोई भी प्यार नहीं करता और सारे लोग जो है हमसे नफरत करते हैं। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह की जो बिलीव है, डिप्रेशन की वजह से पेशेंट में पैदा होने लगती है। इसके अलावा एंजाइटी के पेशेंट को अगर हम देखें तो एंजाइटी के जो पेशेंट है वो क्या करते हैं? ओवर एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्रेट। मतलब ये है कि वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ये सोचते हैं कि ये अगर वो किसी को देखे तो वो ये सोचते हैं कि ये बंदा जो है मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, या ये बंदा जो है मुझे छुरी से मारने वाला है। इसी तरह के जो फॉल्स बिलीफ है उनको आने लगते हैं एंजाइटी की वजह से, ठीक है, डर की वजह से। और इसी तरह से जहनी तौर पर भी वो इस तरह के थ्रेट्स का शिकार हो जाते हैं। और इसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है, कोर बिलीव लिंक विद रिस्क,
डेंजरसनेस एंड अनकंट्रोलेबिलिटी। इसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो यही होती है कि वो लोग अपने आप को जो है हमेशा ये समझते हैं कि हमें किसी ना किसी चीज़ का जो है ख़तरा है, कोई ना कोई बुरी चीज़ जो है वो हमारे साथ होने वाली है, या कोई चीज़ जो है हम खतरे डेंजरस का शिकार होने वाले हैं, या हम जो है अपने आप को इस खतरात से भरी हुई चीज़ों से अपने आप को बचा नहीं सकते और इन चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी की वजह से वो एबनॉर्मल पेशेंट जो है वो सोचने लगते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ उनके ख्यालात होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइटी की वजह से पेशेंट जो है इस तरह से सोचते हैं। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े, नेगेटिव ट्राइड एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, डिप्रेशन की वजह से लोगों में जो नेगेटिव मनफी ख्यालात पैदा होते हैं, तो सेल्फ अपने बारे में उनके ये ख्यालात होते हैं कि आई एम इनकम्पिटेंट अनलवेबल, मैं जो है नालायक हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता और ना ही लोग मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, और सब लोग जो है वो मुझसे नफरत करते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से अपने बारे में उनकी ये सोच होती है। दूसरे के बारे में उनकी सोच ये होती है कि पीपल डू नॉट केयर अबाउट मी, लोगों को जो है मेरा कोई ख्याल नहीं है, लोग जो है मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और ना ही मेरा पूछते हैं। तो ये भी एक मनफी ख्यालात होते हैं उनके डिप्रेशन की वजह से। फ्यूचर के हवाले से उनके ये ख्यालात होते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो मुस्तकबिल है वो क्या है, वो ब्लीक है। ब्लीक से मुराद अंधेरा है, मतलब मेरा जो मुस्तकबिल है वो तारीकियों का शिकार है और मेरा जो मुस्तकबिल है वो खुशगवार नहीं होगा। तो ये अपने फ्यूचर के बारे में वो पेशेंट जो है डिप्रेशन की वजह से इस तरह से सोचते हैं। इसी तरह से एंजाइटी की वजह से उनको जो नेगेटिव ख्यालात आते हैं अपने बारे में, तो वो यही आते हैं कि आई एम अनेबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं खुद से अपना ख्याल रख सकूँ या अपने आप को चीज़ों से बचा सकूँ। ठीक है, अपने आप को लाचार समझने लगते हैं, दूसरों के बारे में ये सोचते हैं कि पीपल विल ह्यूमिलेट मी। ह्यूमिलेट से मुराद ये है कि लोग जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे तकलीफ देंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर के हवाले से वो ये सोचते हैं कि इट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई एम एम्ब्रेस, कहते हैं कि टाइम से पहले जो है मैं जो है एम्ब्रेस हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा और मुझे जो है ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब एंजाइटी की वजह से वो किसी भी काम को करने के काबिल नहीं रहते और ना ही किसी काम को जो है वो करने के लिए जो है दिलचस्पी रखते हैं। तो ये क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो एंजाइटी का शिकार हुए होते हैं। कोर बिलीव अंडरलाई एंड प्रोड्यूस ऑटोमेटिक थॉट्स। कोर बिलीव से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो थिंकिंग है, हमारे जो थॉट्स है वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, दीज इजम्पशन इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर सेल्फ, अदर्स एंड द फ्यूचर। तो ये सारे इजम्पशन जो अभी तक हमने पढ़े, तो इन सारे इजम्पशन जो है, ये सारी इजम्पशन हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसको भी मुतासर करती है और इसके साथ साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्या करती है, उसको भी मुतासर करती है, जो कि हम अपने बारे में, दूसरे के बारे में और फ्यूचर के बारे में करते हैं। दिस कोर बिलीव रिमेन्स डोरमेंट until activated by stress and negative life event। इसी तरह से जितने भी हमारे साथ मनफी ख्यालात होते हैं, तो ये उस वक्त तक डोमिनेट रहते हैं जब तक ये स्ट्रेसफुल इवेंट या जो नेगेटिव लाइफ इवेंट जो है ये कंटिन्यू रहते हैं और हमारे लाइफ में इसकी मौजूदगी रहती है। तो इसकी मौजूदगी की वजह से हम इसी तरह से नेगेटिवली थॉट्स रखते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में और फ्यूचर के हवाले से। तो कैटेगरीज ऑफ कोर बिलीफ के हमारे साथ जो कैटेगरीज है, इसमें पेशेंट जो फील्स करते हैं वो ये कि एक तो अपने आप को वो हेल्पलेस समझते हैं, मतलब लाचार समझते हैं, वर्थलेस मतलब किसी भी काम को करने के काबिल नहीं समझते, और अनलवेबल मतलब अपने आप को जो है प्यार करने के काबिल भी नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि सारे लोग जो है मुझसे नफरत करते हैं और मैं नफरत के काबिल हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी बिलीव जो है पेशेंट के होते हैं। ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, नेगेटिव इवेंट्स की वजह से उनके लाइफ में। ऑटोनोमिक
ऑटोमेटिक थॉट से क्या मुराद है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा। ऑटोमेटिक थॉट से मुराद वो थॉट जो कि खुद ब खुद हमारे जहन में पैदा होती है, ठीक है, तो इसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। थॉट्स दैट ऑटोमेटिकली कम टू माइंड व्हेन अ पार्टिकुलर सिचुएशन अकर इज कॉल्ड एन ऑटोमेटिक थॉट। मिसाल के तौर पर आप लोगों का जो है, आप लोगों को मिसाल के तौर पर अगर कल जो है आप लोगों को जो है डेट शीट मिल जाए कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो है सोच पैदा होना शुरू हो जाएगी कि हमने अभी तक तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं की है, अभी तो हमारे 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं और हम क्या करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये कहा कि एक इवेंट जो है आपने फेस किया और उस इवेंट की वजह से आपके माइंड में खुद ब खुद से जो है ख्यालात वो पैदा होने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी। हेलो, इसकी समझ आ गई ऑटोमेटिक थॉट्स की। तो ऑटोमेटिक थॉट का सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी मंज़र को देखते हैं और उस मंज़र के बारे में आपके माइंड में खुद से ख्यालात जो है वो जन्म लेने लगती है, तो इसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। जैसे कि हैज़ हैपन स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, कोई सिचुएशन जो है आपने देख ली, उस सिचुएशन की वजह से एकदम से आपके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो है वो पैदा होने लगे, तो इसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहेंगे। डू नॉट राइज फ्राम रीजनिंग, आप किसी चीज़ पर अगर रीजनिंग करते हैं या किसी चीज़ पर आप बहस मुबाहिसा करते हैं, तो उससे ये ऑटोमेटिक थॉट्स पैदा नहीं होते। नो लॉजिकल सीक्वेंस, इसका किसी किस्म का लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, लॉजिक से इसका कोई इस तरह का जो है लिंक नहीं होती। कोर बिलीव मतलब जो बुनियादी वजह है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स क्या आते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है, तो उस बुनियादी वजह को हम क्या कहते हैं, कोर बिलीव कहते हैं। ठीक है, कोर मीर बुनियाद एंड बिलीव मीन यकीन या जो वजह होती है, मतलब सिचुएशन के मुताबिक इसको हम डिफाइन करेंगे। सो कोर बिलीव से मुराद ये है कि जो बुनियादी वजह है या लोगों की जो बुनियादी ख्यालात होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, तो उसको हम कोर बिलीव कहेंगे। सही है। कग्निटिव डिस्टोर्जन किसे कहते हैं, कग्निटिव डिस्टोर्जन जो है इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सिस्टमेटिक एरर इन रीजनिंग that lead fault that lead to faulty assumption and misconception which are termed as cognitive distortion। cognitive distortion से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी सोचने समझने की जो सलाहियतें होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने की वजह से आप फिर जब चीज़ों पर बहस मुबाहिसा करते हैं, तो उस पर बहस मुबाहिसा करने की वजह से आप फिर उसके हवाले से गलत बयानात देते हैं, ठीक है, या आपकी जो सोच है उस चीज़ के हवाले से वो क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है, आप मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो कंडीशन जिसमें हमारी जो रीजनिंग करने की सलाहियत है उसमें ख़राबी आ जाती है, और ख़राबी आने की वजह से फिर हम चीज़ों के बारे में हमारी जो एजम्पशन होती है, हमारे जो ख्यालात होते हैं और हमारे जो कंसेप्शन होती है वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसी तरह से आर्बिट्री इन्फरेंस किसे कहते हैं, आर्बिट्री इन्फरेंस रेफर्स टू मेकिंग कंक्लूजन विदाउट सपोर्टिंग एंड रिलेवेंट एविडेंस। दिस इंक्लूड catastrophizing or thinking of absolute worst scenario and outcome for most situation। मिसाल के तौर पर मैं जो है आपको कहता हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट जो है एक दूसरे से नकल कर रहे थे
और उन्होंने जो है नकल करते हुए अपने पेपर को पास किया है, और आप जो है मेरी बात को नहीं सुनते, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं आप ठीक नहीं कह रहे, आप गलत कह रहे, आप झूठ कह रहे हैं, तो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के आप क्या करते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं और मेरी बात को जो है आप इग्नोर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम आर्बिट्री इन्फरेंस कहते हैं। मतलब मेकिंग कंक्लूजन विदाउट सपोर्टिंग एंड रेलेवेंट एविडेंस। आप जो है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्री इन्फरेंस कहेंगे, ठीक है। और कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब भी यही है, ठीक है। सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन से मुराद कंसिस्ट ऑफ forming conclusion based on an isolation detail of an event. In this process, other information is ignored and the significance of total context is missed. मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि जो है दो स्टूडेंट्स थे, वो एक दूसरे से चीटिंग कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने जो है चीटिंग करके जो है टेस्ट को पास किया हुआ है, और आप कहते हैं कि नहीं, वो स्टूडेंट आपको कहते हैं कि नहीं हमने चीटिंग नहीं की है, तो आप उनकी बात को मान लेते हैं और मेरी बातें, मेरी जितने भी एविडेंस होते हैं, ठीक है, जो सबूत शवाहिद में आपको दे रहा होता हूँ या दिए हुए होते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक बंदे की बात पर बिलीव कर लेती है और बाकी लोगों की जो बातें हैं उसको आप इग्नोर कर लेती है, ठीक है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन होती है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन। मतलब ये है कि आपके पास 10 बंदे आते हैं, 10 बंदों में से 9 बंदे ठीक होते हैं और एक बंदा गलत होता है, तो आप क्या करते हैं, उस गलत बंदे की बात को सुन लेती है, ठीक है, उनकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन जो बाकी 9 बंदे हैं उनकी बात को आप इम्पोर्टेंस नहीं देती, उनकी बात को जो है आप इग्नोर कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब ये कि एक बंदे की गवाही पर आप फैसला सुना देती है और दूसरे लोगों की जो इंफॉर्मेशन है, जो शवायद है, जो सबूत है, उसको आप इग्नोर कर लेती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। सही है, समझ आ रही है ना आपको। ओवर जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। ओवर जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एक्सट्रीम बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इंसिडेंट एंड अप्लाइंग देम इनअप्रोप्रिएटली टू डिसिमिलर इवेंट्स एंड सेटिंग्स, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक पहले ज़माने में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इवेंट जो है वो हुआ हो, तो उस इवेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हो गए हो और आप उस इवेंट का जिक्र जो है हर जगह पर करते हो और उसके साथ जो है आप गलत तरीके से चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हो और उसको आप गलत तरीके से बयान करते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ओवर जनरलाइजेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे साथ जो है हॉस्पिटल में मेरे नर्स स्टाफ जो है वो मेरे साथ ड्यूटी पर है, तो नर्स स्टाफ जो है वो मेरे साथ मिसाल के तौर पर एक टॉपिक को या एक डिजीज़ को डिस्कस कर रही है, और फिर दूर से दूसरे नर्स स्टाफ जो है वो हम दोनों को देख रहे हैं और हमारे बारे में वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये दोनों बंदे जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कुसर पिसर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो है कुछ चल रहा है या कोई अफेयर जो है चल रही है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, ठीक है, जिसका कोई बुनियादी जो लिंक है वो नहीं होता, ठीक है, और अपने आप से मनगढ़ंत बातें उसमें जो है बनाई गई होती है, एक इवेंट के साथ जो है उन्होंने जोड़ी हुई होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओवर जनरलाइजेशन कहेंगे। समझ आ रही है आपको। ओके गुड। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, मिनिमाइजेशन से क्या मुराद है। मैग्निफिकेशन मिनिमाइजेशन कंसिस्ट ऑफ परसीविंग अ केस और सिचुएशन इन अ ग्रेटर और लेसर लाइट देन इट ट्रूली डिजर्व। मिसाल के तौर पर एक बात है जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अहम नहीं है, लेकिन आप उसको इतनी
इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती है, उसको आप इतनी ज़्यादा जो है सर चढ़कर बोलने लगती है जैसे कि वो बहुत बड़ी बात हो। और दूसरा ये कि एक बात जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन आप उसको कम अहमियत देने लगती है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम मिनिमाइजेशन कहेंगे, ठीक है। मिनिमाइजेशन में क्या होता है, मतलब एक बात बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप उसको नॉन सीरियस समझकर उसको इग्नोर कर लेती है, तो इसको हम मिनिमाइजेशन कहेंगे। और मैग्निफिकेशन से मुराद, मैग्निफिकेशन मीन मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना। तो एक बात जो है छोटी है लेकिन आप उसको इतना बढ़ चढ़ कर बोलने लगती है, पेश करने लगती है कि लोग जो है समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, लेकिन वो हकीकत में ज़रूरी नहीं होती। तो इसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। ओवर जनरलाइजेशन के हवाले से मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और उस चीज़ को फिर आपके साथ जो है वो जोड़ने लगते हैं, और सही तरीके से उसको जोड़ने नहीं लगते बल्कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर वो आपके साथ उस चीज़ को जोड़ने लगते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दी कि हॉस्पिटल में जो है मेरे साथ मेरे नर्स स्टाफ है, ठीक है, उनके साथ मैं डिजीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ या किसी पेशेंट के हवाले से डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, और साथ में दूर से बंदा एक छिछोरा जो है वो हमें देख रहा है, ठीक है, और वो छिछोरा ये सोचने लगता है कि हाँ इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की अफेयर चल रही है, और इस तरह से वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर हमें इस सिंगल इवेंट की वजह से जो है वो हमें जो है इन कहानियों में जो है वो मुब्तला कर लेता है कि हाँ इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की अफेयर चल रही है, जबकि हकीकत में ऐसी कोई भी बात नहीं होती। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम ओवर जनरलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ को देखा, मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को देखा जो कि अपने मतलब पार्क में बैठा हुआ है, तो वो अपने लिए आया होगा, बैठा होगा अकेला, मतलब रिफ्रेश होने के लिए, और आप उसके बारे में ये सोचने लगते हैं कि हाँ ये बंदा जो है अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है या अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा है, ठीक है, आप उनके साथ चीज़ों को गलत तरीके से जोड़ने लगती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओवर जनरलाइजेशन कहेंगे। सही है, अब समझ आ गई इसकी? पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन किसे कहते हैं? पर्सनलाइजेशन इज अ टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू रिलेट एक्सटर्नल इवेंट्स टू themselves even when there is no basis for making this connection, ठीक है। पर्सनलाइजेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं और फरा या मैं और राबिया जो है बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी आप सारे स्टूडेंट जो है वो दूर से हमें देख रहे हैं, ठीक है, और साथ में एक दूसरे के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि ये राबिया फरा जो है ये क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रही है, और हमारे बारे में दूसरे लोगों के साथ बात कर रही है या हमें डिस्कस कर रही है, जो कि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। मतलब आम सी बात हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो और तीसरा बंदा जो है उसको अपने ऊपर ले लेता है कि ये बंदा जो है हमारे बारे में बात कर रहे हैं और मुझे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्सनलाइजेशन कहेंगे। सही है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छी तरीके से आ जाए। लेबलिंग एंड मिस लेबलिंग, लेबलिंग मिस लेबलिंग से क्या मुराद है? इन्वॉल्व portraying one identity on the basis of imperfection and mistakes made past and allowing them to define one truly identity, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूंगा आपको लेबलिंग मिस लेबलिंग के हवाले से। मिसाल के तौर पर जब स्टार्ट में मैंने नर्सिंग शुरू की थी, तो स्टार्ट में मेरी ट्रेनिंग जो थी वो ना होने के बराबर थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना ही मुझे किसी स्किल्स के बारे में पता था। तो उस टाइम अगर मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो कि जो है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो, ठीक है, और जो कि मैंने ठीक तरीके से उसको ना किया हो, तो वहाँ पर मौजूद जो दूसरे नर्स स्टाफ है, ठीक है, वो मुझे जो है उस चीज़ की वजह से क्या कहेंगे? इनपरफेक्ट समझेंगे और मुझे
जो है वो फिर हमेशा के लिए लेबल करेंगे कि ये इस बंदे को तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ये बंदा नालायक है और इसको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि पास्ट में आपसे कोई गलती हुई हो और उस गलती की वजह से लोग जो है आपको जो है उस गलती की वजह से जानने लगे और आपको जो है एक नाम दे के ये वही बंदा है जिन्होंने जो है ये गलती की थी और इनको जो है बिल्कुल कुछ नहीं आता, इनको जो है किसी भी चीज़ की समझ नहीं है और वो आपको एक नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं या मिस लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। पोलराइज थिंकिंग किसे कहते हैं, इन्वॉल्व थिंकिंग एंड interpreting in all or nothing terms or categorizing experiences in either or extremes. With such dichotomous thinking, events are labeled in black or white terms. पोलराइज थिंकिंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ ऐसी थिंकिंग होती है और ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है जिसमें या तो हम बंदे को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो है वो प्रेजेंट करने लगते हैं या उनको बिल्कुल कुछ भी जो है नहीं समझने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से आप किसी स्टूडेंट को जो है अपने फेवरेट देते हैं, मतलब फेवरेटाइजिंग करने लगते हैं जो कि उसके काबिल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप फेवरेटाइजिंग करते हैं उसको, जो है आप उसकी मतलब बहुत ज़्यादा साइड लेते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज थिंकिंग कहते हैं। मतलब सिंपल अल्फाज में यह है कि एक के साथ जो है आप अच्छी है और बाकी को आप किसी किस्म की इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो इसको हम पोलराइज थिंकिंग कहेंगे।